मनोज झा जी, आप पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, सिस्टम है, उसका आपने काफ़ी अध्ययन किया और उसको आपने समझा है। भारत में किसान आंदोलन का जो मूल कारण थे, वो जो कानून बनाए गए तो वो अध्यादेश के जरिए आए और उसमें व्यापक जो विचार विमर्श, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन या संसद के अंदर जो उसमें कंसल्टेटिव प्रोसेस है, कमेटियों में न जाना करके पास करा दिए गए बिल, जबकि राज्यसभा के हंगामे के बीच। और अब जो बिल वापस हुए हैं तो उसमें भी बिना चर्चा कराए बिल को सरकार ने पास कराया। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मोदी सरकार की कार्यनीति दिखाई देती है, उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि जिन चीज़ों में ये समझा जाता है कि उनकी नीयत अच्छी भी है, उनमें वो एक व्यापक सहमति बनाने की चेष्टा नहीं करते। और ये चीज़ एक बार नहीं कई बार दिखाई दी है। जैसे जो मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक वाला मामला था और ऐसी कई चीज़ें। ये कहा जा सकता है कि हो सकता है सरकार की नीयत बड़ी अच्छी हो, लेकिन जो एक आम सहमति बनाने की जो प्रक्रिया है, उस दिशा में ये सरकार सचेष्ट नहीं रही है। और ये बात किसान अ, किसानों से संबंधित जो बिल थे, वहाँ भी दिखाई दी, निश्चित तौर पे। और ये निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। और निश्चित तौर पर अगर ये दोष आरोपण किया जाता है सरकार पे कि सरकार अपनी शक्ति के बल पर बजाय इसके कि वो लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए एक आम समझ बना करके चीज़ों को आगे बढ़ाए, वो अपनी शक्ति के बल पर अच्छी या बुरी नीयत से चीज़ों को लागू करना चाहती है। नहीं तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो बिल वापसी है तो इसमें तो आम सहमति थी ही, सारे अपोजिशन भी ये कह रहा था, सरकार भी कह रही थी, तो फिर इसमें चर्चा कराने में क्या हिचक हो सकती है? मुझे लगता है कि सरकार श्रेय लेना चाहती थी। सरकार श्रेय लेना चाहती थी। सरकार की अब तक की जो कार्यनीति का जो मैंने विश्लेषण किया है कि वो अधिकांश मामलों पर ये संदेश देना चाहती है कि ये केवल सरकार ने किया, इसमें किसी और की भागीदारी नहीं रही है ना? जैसा कि मोदी ने जो देश के नाम एक संदेश दिया कि मैंने जो बिल लागू करने की कोशिश की थी, वो भी देश के लिए की थी, और वापस जो ले रहा हूँ वो भी देश के लिए ले रहा हूँ। यानी जो भी चीज़ें कर रही है वो सरकार कर रही है, इसमें किसी और पक्ष की कोई भागीदारी नहीं है। नहीं, बात सरकार की भी नहीं है शायद, क्योंकि मोदी जी ने अनाउंस किया मैं कर रहा हूँ, और ये खबरें आई थी कि साहब जो विभाग के मंत्री, कृषि मंत्री, उनको भी नहीं पता। तो यानी वापसी में मंत्रिमंडल में भी नहीं चर्चा, संसद में भी नहीं चर्चा, तो ये फिर कैसा संसदीय लोकतंत्र है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसमें सरकार से भी मुख्यतः मोदी जी की छवि को उजागर करने की कोशिश दिखाई देती है। इस सरकार के द्वारा जो भी किया जाता है उसमें भी सरकार की एक सामूहिक छवि प्रस्तुत हो, इसके बजाय मोदी जी की व्यक्तिगत छवि को प्रस्तुत करने की चेष्टा भी दिखाई देती है। मैं इस बात से अधिक पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छा, इसी के साथ साथ देखिए, राज्यसभा में 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और ये कहा गया कि पिछले सत्र का जो उनका आचरण था उसकी वजह से है। तो कहीं ये आशंका तो नहीं है कि पिछली बार जो उनको बिल पास कराने में दिक्कत हुई थी कृषि कानून के, सरकार को लग रहा था कि बहुमत नहीं है और उसको अव्यवस्थित शासन में करा दिया गया, तो उसी वजह से सरकार ने, मतलब उसका तुक क्या है निलंबित करने का? देखिए, इसके दो पक्ष हैं जो मैं समझता हूँ। ये तो सही है कि पिछले कई वर्षों से संसद में जो सदस्यों का आचरण रहा है वो बहुत गरिमा में नहीं रहा है। और ये भी सही है, जो मेरी अपनी धारणा है, कि पिछले सत्र में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, जैसे वो मार्शल को गला पकड़ना, टेबल पर चढ़ करके नाचना, ये इस तरह की कई चीज़ें हुई जो कि निश्चित तौर पर बहुत गरिमा में नहीं कही जा सकती। लेकिन जो इसका एक संवैधानिक पक्ष है, जो संसदीय मूल्य हैं, जो परंपराएं हैं, जो कानून हैं, जो नियम हैं, उन पर अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित तौर पर एक ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि निश्चित तौर पर कार्रवाइयाँ होती रही हैं,
लेकिन पिछले सत्र में हुई घटनाओं को लेकर के इस सत्र में जो है कार्रवाई करना, ये एक वास्तव में एक सवाल खड़ा करता है और इसमें कहीं न कहीं से ये आभास ये हो सकता है कि एक प्रतिशोधात्मक कार्रवाई हो सकती है ये। हालाँकि जो भाजपा के लोग हैं वो कई घटनाओं का वो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के 12 या 18 विधायकों को साल भर के लिए निलंबित किया गया था और कुल ये था कि उन्होंने स्पीकर को भी नहीं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कुछ बातें कह दी थी, उसको लेकर के 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया था उनको। इस तरह के कई तर्क दे रहे हैं, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि संभवतः ये पहली बार हुआ है संसदीय इतिहास में भारत के कि पिछले सत्र में जो घटनाएं हुई उसको लेकर के कार्रवाई इस सत्र में की गई। अगर कार्रवाई करनी ही थी तो उसी सत्र में क्यों नहीं की गई? और ये सवाल अभी कल ही टीवी पर चर्चा हो रही थी, प्रियंका चतुर्वेदी ने बार बार उठाया कि भाई मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं कि चीज़ें गलत हुई, तो अगर चीज़ों के नाते कार्रवाई हुई है तो उसी समय क्यों नहीं हुई? और फिर जो भारतीय लोकतंत्र है, संसदीय काम करने का तरीका है, उसमें जो भी अपोजिशन में रहता रहा है, चाहे बीजेपी भी रहती रही है, तो संसद सत्र में तो बाधा सभी डालते रहे, हंगामा करते रहे। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और भी सवाल है कि जो संसद है उसमें प्रेस गैलरी एक तरह से उसका एक अनिवार्य अंग है, क्योंकि हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि क्या बहस कर रहे हैं, क्या आचरण कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं वो पब्लिक को बताएं। लेकिन प्रेस गैलरी में पत्रकारों का प्रवेश निषिद्ध है और भी जो पत्रकारों का संसद भवन में जाके समाचार संकलन में तमाम बाधाएं खड़ी की जा रही, तो ये भी एक तरह से वो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, काम करने का तरीका, उसी से जुड़ा एक सवाल है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये भी एक विषय है चिंता का और दरअसल ये भी इसमें भी हम किसी एक दल को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी सत्ता में रहा है, बीच में कुछ समय के लिए जब ये विपक्ष की संघीय सरकार बनी, उस अवधि को छोड़ दिया जाए। अब राजीव गांधी के समय में जो बिहार प्रेस बिल आया था, आपको याद होगा, तो हर सरकार ये प्रयास करती रही है कि कहीं ना कहीं से मीडिया पर नकेल कसी जाए और इस मामले में भाजपा भी अपवाद नहीं लगती। और अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो कई ऐसे पत्रकार हैं और ऐसी बातें दिखाई देती हैं कि जिन लोगों ने सरकार के विरोध में खड़ा होने की कोशिश की, अब प्रत्यक्ष ढंग से सरकार की दखलंदाजी भले न रही हो, लेकिन ये देखा गया है कि फिर उन्हें अपने संस्थान से रुखसत ही होना पड़ा। तो इस तरह के कई लोग हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है कि क्यों सत्ता, खैर क्यों सवाल नहीं, क्योंकि सत्ता का चरित्र है, ये सत्ता का चरित्र है वास्तव में कि सत्ता अपने विरोध को कुंद करती है और निश्चित तौर पर भाजपा भी अपवाद नहीं है। नहीं, लेकिन इस तरह के बहुत अपवाद स्वरूप रहे हैं कि भाई इमरजेंसी में सेंसरशिप लगाई गई या किया गया। अब इस समय मतलब आप प्रेस गैलरी में जाने ही न देना, सारे पत्रकारों के पास कैंसिल कर देना, एक्रेडिशन जो है प्रेस और एडवाइजरी कमेटी है वो भी नहीं गठित हो रही। तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कुल मिला के ज़्यादा चीज़ें हर दृष्टि से आप देखें कि बिना चर्चा कराए आप बिल पास कराना चाहते हैं, अपोजिशन सांसदों को निलंबित कर रहे हैं, प्रेस गैलरी में आने नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिला के इकट्ठे आपको नहीं लगता कि जैसे सारी जो डेमोक्रेटिक वर्किंग है, प्रक्रिया है, काम करने का तरीका, उसको तिलांजलि दिया जा रहा है? और जैसा कि आपने कहा कि सरकार से ज़्यादा मोदी, तो एक व्यक्ति विशेष की विम्स पे सब काम हो रहा है। इससे मैं व्यक्ति विशेष की विम भी आप कह सकते हैं। और दरअसल मोदी जी जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, क्योंकि मैं उससे थोड़ा परिचित हूँ, तो वहाँ पर जिस पृष्ठभूमि के मोदी जी हैं, वहाँ पर व्यक्ति विशेष को महिमामंडित कराने की परंपरा रही है। मेरा इशारा संघ की तरफ है। जैसे हेडगेवार जी हैं या गोलवलकर जी हैं, उनके विषय में तमाम तरह की मिथ फैलाना और उनको एकदम बिगर देन लाइफ एक उनकी एक छवि तैयार करना। तो मुझे लगता है कि ये जिस पृष्ठभूमि से मोदी जी आए हैं उसका चरित्र है ये, कि जो भी अगुवा हो
उसकी छवि को इतने बड़े पैमाने प्रोजेक्ट कर दो कि बाकी सब उस छवि के आगे जो है वो धूमिल हो जाएं या एकदम गौण से दिखाई दें। मैं मोदी की नीयत पर वो सवाल खड़ा नहीं कर रहा, मैं मोदी की नीयत पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा। कुछ बातें ऐसी भी हुई हैं जो कि मुझे लगता है कि उनका इरादा अच्छा रहा होगा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी जो कार्यशैली है वो बहुत ही व्यक्तिवादी कार्यशैली है। नहीं, व्यक्तिवादी के साथ साथ सारा केंद्रीकरण, भारत जैसे देश में जिसमें इतनी विविधताएं हैं, अलग अलग राज्य हैं, मान लीजिए कृषि कानून का ही देख लीजिए तो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट था, तो इतनी जहाँ विविधताएं हैं वहाँ सेंट्रलाइज एक ही ढंग से, और वो भी ये कहा जाता है कि सर्टेन इंडस्ट्रियल लॉबी या बिजनेस लॉबी के दबाव पे आप काम करेंगे, तो इसमें ये खतरा नहीं बढ़ेगा कि भाई एक जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो उसको मौका मिलेगा कि बस वो एक व्यक्ति को प्रभावित कर ले और जो चाहे कानून बनवा ले, जो चाहे नीति बनवा ले। हाँ, इस तरह के खतरे से इनकार नहीं किया सकता, लेकिन मुझे लगता है कि भारत में अगर आपका इशारा यह कि अधिनायकवाद जैसी चीज़ कोई आ सकती है तो इसकी संभावना तो मुझे नहीं लगती, क्योंकि जो अपने देश का पूरा चरित्र है उसमें कोई भी दल इतना सशक्त नहीं हो सकता कि वो किसी अधिनायकवादी सत्ता को थोप दे। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो एक आदर्श दिशा में बढ़ने की हमारी इच्छा होती है कि लोकतंत्र एक आदर्श स्थिति में आए, उसमें ये अवरोधक तत्व जरूर है, उसमें ये एक अवरोध जरूर पैदा करती है इस तरह की कार्यशैली, और इससे निश्चित तौर पर बचना चाहिए, और बचना ही नहीं चाहिए बल्कि ये आलोचना का भी विषय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।